जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। हजारों साल पुराना समय है, किसी बहुत बड़े शहर का एक व्यस्त बाजार। कुछ बड़े व्यापारी छिप कर एक बैठक कर रहे हैं और तय करते हैं कि वे बाजार में अनाज और कपड़ों के दाम अचानक से बढ़ा देंगे। मतलब आज की भाषा में कहें तो वे एक कार्टेल बना रहे हैं। बिल्कुल। उनका मकसद है आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर भारी मुनाफा कमाना। सही बात है, मुनाफे की होड़ तो हमेशा से रही है। हाँ, लेकिन तभी राजा के अधिकारी आते हैं और उन व्यापारियों पर इतना भारी जुर्माना लगाते हैं कि उनकी कमर टूट जाती है। अरे वाह! और ये कोई आज के मॉडर्न कंपटीशन कमीशन की रेड नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत की एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। और ये सुन के काफी लोगों को हैरानी भी होती है। हाँ, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि प्राचीन काल में नियम कानून का मतलब सिर्फ कुछ धार्मिक ग्रंथ या पूजा पाठ के नियम होते थे। या फिर बस राजाओं के मनमाने आदेश। एकदम। एक आम धारणा है कि उस दौर में नागरिक अधिकारों या मतलब आम आदमी की परेशानियों को समझने वाली कोई ठोस कानूनी व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा है इस पूरी सोच को जड़ से बदल देगी। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जस्टिस एम रामा जोइस की बेहद शोधपरक पुस्तक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 3 के दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि प्राचीन भारतीय कानून, विशेषकर जो स्मृतियां हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो केवल कोई उपदेश नहीं थे। सही बात है। वे आज के किसी भी आधुनिक कानून की तरह बेहद जटिल, स्पष्ट और रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करने वाले नियम थे। और इस पूरे विषय की गहराई में जाने पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। जब हम मनु, याज्ञवल्क्य या फिर नारद और कौटिल्य के ग्रंथों को देखते हैं, तो पता चलता है कि वो केवल शासक नहीं थे, वो मानव मनोविज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे। बिल्कुल। उनका सारा जोर समाज में एक व्यावहारिक न्याय व्यवस्था बनाए रखने पर था। वो केवल ये नहीं बताते थे कि क्या करना है, बल्कि इसके पीछे का क्यों भी समझाते थे। हाँ, और यही व्यावहारिकता सबसे ज्यादा तब नजर आती है जब हम आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बड़े संवैधानिक अधिकारों से ज्यादा इंसान को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका पड़ोसी कैसा है। अरे बिल्कुल सही बात है, पड़ोसी से तो रोज का सामना होता है। हाँ, जैसे आज हम शहरों में सुख भोग अधिकार या ईजमेंट्स की बात करते हैं। कात्यायन मुनि के नियम के अनुसार उस जमाने में कोई भी व्यक्ति अपने घर में ऐसी खिड़की नहीं बना सकता था जिससे पड़ोसी के घर के अंदर का हिस्सा दिखे। मतलब सीधे तौर पर आंगन ना दिखे। हाँ, इसे पढ़कर तो उन आधुनिक झगड़ों की याद आ जाती है जहां लोग पुलिस बुला लेते हैं क्योंकि किसी के सीसीटीवी कैमरे का एंगल उनके घर की तरफ होता है। बिल्कुल। और सिर्फ खिड़की ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रास्ते या पानी की नाली को रोकता था जो भवन निर्माण के समय से मौजूद है, तो उस पर सख्त जुर्माना लगाया जाता था। अब देखिए, इन नियमों के पीछे का जो कारण है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। बताइए। जैसे जैसे प्राचीन शहर घने हो रहे थे, मकान एक दूसरे के बेहद करीब बनने लगे थे। उस समय घरों के जो आंगन होते थे, वही पारिवारिक जीवन और महिलाओं की गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। सही बात है। तो ऐसे में निजता या प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी जरूरत थी। कात्यायन और बृहस्पति जैसे विचारकों ने यह महसूस किया कि अगर लोगों को उनके घर में एकांत नहीं मिलेगा तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा। मतलब प्राइवेसी को कानूनी रूप दे दिया गया था। बिल्कुल। हवा और रोशनी का अधिकार और निजता का अधिकार, और जो नाली या रास्ता पहले से है उसे बाधित ना करने का नियम ये सुनिश्चित करता था कि किसी एक व्यक्ति के नए निर्माण से पूरे मोहल्ले का ड्रेनेज सिस्टम खराब ना हो। पर एक पड़ोसी की खिड़की को लेकर इतनी सख्त व्यवस्था थी, तो फिर बाजार और व्यापार को लेकर तो कानून और भी ज्यादा सख्त रहे होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुनाफे की होड़ तो इंसानी फितरत है। और यहीं पर बात आती है मूल्य नियंत्रण या प्राइस कंट्रोल की। मैंने पढ़ा कि मनु और याज्ञवल्क्य के दस्तावेजों में लिखा है कि व्यापारियों के लिए दरें सीधे राजा तय करता था। बिल्कुल, कोई भी व्यापारी अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन राजा ये दाम तय कैसे करता था? मतलब क्या ऐसे ही मनमाने ढंग से? नहीं नहीं, ऐसे ही किसी के भी कहने पर नहीं। इसके पीछे पूरा एक अर्थशास्त्र काम करता था। अच्छा। हाँ, वस्तु को बनाने की लागत क्या है, उसे दूर दराज के इलाकों से लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्च कितना आया है, रास्ते में सामान के खराब होने का जोखिम कितना था। मतलब पूरा रिस्क असेसमेंट। बिल्कुल। और व्यापारी के जीवन यापन के लिए एक उचित मुनाफा कितना होना चाहिए, इन सभी गणितीय आंकड़ों को जोड़कर एक फेयर प्राइस तय की जाती थी। और जिस कार्टेल या गुट की बात हमने शुरुआत में की थी, उसका क्या? उसे लेकर कानून निर्माता बहुत स्पष्ट थे।
अगर व्यापारी मिलकर बाजार में किसी चीज की आर्टिफिशियल कमी पैदा करते थे ताकि ग्राहकों का शोषण किया जा सके, तो उन पर सबसे भारी आर्थिक दंड लगाया जाता था। कानूनी भाषा में इसे हाईएस्ट अमर्समेंट कहा गया है। ये जुर्माना इतना बड़ा होता था कि उस व्यापारी का पूरा व्यवसाय ही छिन सकता था। सच में इतना सख्त कानून? हाँ, क्योंकि राजा जानता था कि बाजार में महंगाई या शोषण सीधे तौर पर जनता के असंतोष को जन्म देता है, जो अंततः विद्रोह में बदल सकता है। ये तो ग्राहकों की सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम लगता है। और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि बाटों और पैमानों की हर 6 महीने में राजा द्वारा दोबारा जांच की जाती थी। बिल्कुल, वजन तोलने वाले उपकरणों थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो इसके लिए बकायदा सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नाम के एक पूरे सरकारी विभाग का जिक्र है। सही कहा। अगर कोई व्यापारी कम तौलता हुआ पकड़ा जाता तो उसे चोरी के समान अपराध माना जाता था। और सिर्फ व्यापारी ही नहीं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी नियम थे। मनु का नियम कहता है कि अगर कोई गाड़ीवान तय समय और स्थान पर सामान सुरक्षित नहीं पहुंचाता तो उसे माल भाड़ा या फ्रेट नहीं मिलेगा। पर इस नियम में एक बहुत ही तार्किक अपवाद भी था। वो क्या? अगर सामान का नुकसान जानबूझकर नहीं बल्कि भगवान या राजा की वजह से हुआ हो तो गाड़ीवान को छूट मिलती थी। अच्छा, मतलब जो आज के कानून में फोर्स मेजॉर होता है। एकदम सही पकड़े हैं। आधुनिक कानून में इसी सिद्धांत को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक बाढ़ आ जाए या राजा की सेना ने रास्ता रोक लिया हो, तो उसमें ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल। इसके अलावा प्राचीन भारत में टॉर्ट्स यानी किसी को अनजाने या लापरवाही से नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना देने के नियम भी बेहद बारीकी से परिभाषित थे। हाँ, हर्जाने वाले नियम तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगे। अगर किसी के जानवर ने दूसरे किसान की फसल बर्बाद कर दी तो उसके लिए जुर्माने की रकम बिल्कुल तय थी। जैसे भैंस के फसल खाने पर 8 माशा का जुर्माना था, जबकि गाय के लिए ये जुर्माना सिर्फ 4 माशा था। अब कोई सोच सकता है कि जानवर तो जानवर है, फिर भैंस और गाय के जुर्माने में ये भेदभाव क्यों? इसके पीछे बहुत ही गहरा कृषि विज्ञान छिपा है। वो कैसे? देखिए, प्राचीन कानून निर्माताओं ने ऑब्जर्व किया कि एक भैंस आकार में बड़ी होती है, वो गाय के मुकाबले कई ज्यादा फसल खाती है। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, भैंस अक्सर पौधों को जड़ों से उखाड़ देती है या अपने भारी खुरों से जमीन को बुरी तरह रौंद देती है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अच्छा, और गाय के मामले में? इसके विपरीत गाय आमतौर पर सिर्फ ऊपर की पत्तियां चरती हैं, जिससे पौधे के दोबारा पनपने की गुंजाइश रहती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मेजर ऑफ डैमेजेस का एक अचूक उदाहरण है। नुकसान जितना बड़ा होगा, हर्जाना भी उसी अनुपात में देना होगा। आज के सिविल लॉ का भी यही मुख्य आधार है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर राजा ही बाजार के दाम तय कर रहा है, व्यापारियों के मुनाफे का हिसाब रख रहा है, जानवरों के चारे तक पर जुर्माना तय कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस दौर में सब कुछ स्टेट कंट्रोल में था? क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज वजूद में थी नहीं? ये एक बहुत ही आम भ्रम है। मतलब हर एक इन जमीन राजा की नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये भ्रम है कि प्राचीन काल में राजा पूरे देश का इकलौता मालिक होता था। जब हम कानूनी ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अच्छा। राजा सभी संपत्तियों का मालिक नहीं था। राजा को मुख्य रूप से भूमि का रक्षक और संप्रभु माना जाता था। राज्य की सुरक्षा करने और न्याय व्यवस्था चलाने के बदले में वो किसानों से उनकी उपज का 6वां हिस्सा टैक्स के रूप में लेता था। यानी 1/6 टैक्स। हाँ, लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति होती थी जिसे वे आजादी से खरीद बेच या दान कर सकते थे। हाँ, कुछ खास चीजों पर राजा का एकाधिकार या मोनोपोली जरूर थी। जैसे हाथी, घोड़े, चंदन की लकड़ी और केसर। एक मिनट, चंदन और केसर पर राजा का कब्जा। हाथियों और घोड़ों की बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे युद्ध और सेना के लिए जरूरी थे। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि आम नागरिक अपनी प्राइवेट आर्मी बना लें। लेकिन चंदन और केसर क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति का बहुत बड़ा हिस्सा थीं। ओह, समझ गई। चंदन और केसर उस समय की सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से थीं। इनसे होने वाली भारी कमाई से ही राज्य के बड़े खर्चे और सेना का रखरखाव चलता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई भी आम नागरिक अपनी मर्जी से कोयले या यूरेनियम की खदान नहीं खोद सकता। सही बात है।
सामरिक और उच्च मूल्य वाले संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण तो एक तार्किक व्यवस्था है। बिल्कुल। खैर, चूंकि राजा हर चीज का मालिक नहीं था, तो एक आम नागरिक अपनी जमीन या संपत्ति पर अपना हक कैसे साबित करता था? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने स्रोतों में देखा कि संपत्तियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था। एक स्थावर यानी अचल संपत्ति जैसे जमीन और खेत, और दूसरी जंगम यानी चल संपत्ति जैसे गहने या पशु। और किसी भी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए दो चीजों का एक साथ होना सबसे जरूरी माना गया था। पहला आगम, जिसका मतलब है टाइटल या कागजात, और दूसरा भुक्ति, जिसका मतलब है पोजेशन या कब्जा। बिल्कुल सही। बृहस्पति मुनि ने तो यहाँ तक लिखा है कि बिना मालिकाना हक के केवल कब्जा होने से कोई संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। ऐसा दावा करने वाले को सीधे तौर पर चोर माना जाना चाहिए। बृहस्पति का ये नियम कागजी सबूतों की अहमियत को स्थापित करता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा पेच है। वो क्या? याज्ञवल्क्य का एक नियम इस पूरे सिद्धांत में एक नया आयाम जोड़ देता है। उनका नियम था कि यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर 20 साल तक खुलेआम कब्जा करके रखता है, 20 साल? हाँ, और असली मालिक सब कुछ देखते हुए भी उस कब्जे का कोई विरोध नहीं करता या कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराता, तो असली मालिक अपना अधिकार खो देता है। और चल संपत्ति के मामले में? चल संपत्ति के मामले में ये समय सीमा 10 साल थी। लेकिन एक मिनट, ये नियम तो बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा क्यों? अगर कोई मेरी जमीन पर 20 साल तक बैठा है, तो क्या उस वक्त की पुलिस या न्यायपालिका इतनी कमजोर थी कि कोई उसे हटा नहीं पाया? क्या ये सीधे सीधे जमीन हड़पने वालों को बढ़ावा देना नहीं था? पहली नजर में ये ऐसा ही लगता है। इसे पढ़कर तो आज के स्क्वाटर राइट्स या एडवर्स पोजेशन की याद आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की आर्थिक और सामाजिक वजह बहुत गहरी थी। वो समाज पूरी तरह से कृषि पर आधारित था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, राजा को अपनी आय के लिए जमीन से मिलने वाले उपज के छठे हिस्से की जरूरत होती थी। हाँ, वो टैक्स। तो अगर कोई मालिक अपनी जमीन को यूं ही बंजर छोड़ दे, उस पर खेती न करे और 20 साल तक उसे लवारिस छोड़ दे, तो इससे राजा के खजाने और पूरे समाज का नुकसान होता था। अरे, अब समझी मैं। इसलिए कानून ये मानता था कि जो व्यक्ति जमीन को जोत रहा है, उसे उपजाऊ बना रहा है और समाज के लिए अन्न पैदा कर रहा है, 20 साल बाद वो जमीन उसी की मान ली जानी चाहिए। ये नियम जमीन के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए था। ये तो जबरदस्त तर्क है। लेकिन क्या प्राचीन समाज में इस नियम को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ? अरे बिल्कुल हुआ। कई अन्य स्मृतिकार इस नियम के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क भी वही था जो आपने दिया, कि इससे तो बलवान लोग कमजोरों की जमीन हड़प लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए इस नियम को और बेहतर किया गया और 3 पीढ़ियों का नियम लाया गया। 3 पीढ़ियों का नियम? हाँ, इसके अनुसार अगर किसी परिवार के पास लगातार 3 पीढ़ियों तक किसी जमीन का बिना किसी विरोध के कब्जा है, तभी उसका मालिकाना हक पक्का माना जाएगा। मतलब समाज में जमीन कब्जाने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा इस नियम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद भी जोड़े गए। जैसे कि किन लोगों के लिए? राजा की संपत्ति, वैदिक विद्वानों की जमीन, महिलाओं की संपत्ति और मानसिक रूप से कमजोर या नाबालिग बच्चों की संपत्ति पर यह कब्जे का नियम लागू ही नहीं होता था। वाह, मतलब कानून इन कमजोर वर्गों की संपत्ति की एक विशेष ढाल बनकर सुरक्षा करता था। जी हाँ। यानी व्यावहारिकता और कमजोरों की सुरक्षा का एक बेहतरीन संतुलन था। अब यहाँ से एक और सवाल निकलता है। बताइए। अगर आगम और मालिकाना हक इतना ही जरूरी था, तो लोग इसे साबित कैसे करते थे? बिना डिजिटल रिकॉर्ड्स के पीढ़ियों पुरानी बात कैसे साबित होती थी? इसका जवाब हमें उस दौर के दस्तावेजीकरण या पेपर ट्रेल में मिलता है। उस समय से लेख्यम कहा जाता था। और नारद मुनि का इस विषय पर एक बहुत ही दिलचस्प विचार था। उनका मानना था कि इंसान की याददाश्त 6 महीने बाद कमजोर पड़ने लगती है। बिल्कुल। समय बीतने के साथ लेन देन में शक पैदा होने लगते हैं, इसलिए हर लेन देन के लिए लिखित दस्तावेज बनाना बेहद जरूरी था। नारद ने दस्तावेज को एक बेहतरीन आंख कहा है। ये बेहतरीन आंख का जो रूपक है ना, वो बहुत सटीक है। उस दौर में जब भोजपत्र, ताम्रपत्र या कपड़ों पर लिखा जाता था, तब मौखिक वादों की तुलना में लिखित शब्दों को बहुत पवित्र माना जाता था। दस्तावेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते थे। जानपद यानी प्राइवेट दस्तावेज, जो आम लोगों के बीच व्यापार के लिए बनते थे, और राजकीय यानी पब्लिक दस्तावेज, जो राजा के आदेश होते थे। और ये दस्तावेज ऐसे ही किसी कागज के टुकड़े पर कुछ भी लिख देने से नहीं बन जाते थे। याज्ञवल्क्य ने इसके लिए बेहद सख्त नियम तय किए थे। हाँ, नियम तो बहुत कड़े थे। एक वैध दस्तावेज में दोनों पक्षों के नाम,
उनके पिता का नाम, जाति, गोत्र, साल, महीना और यहाँ तक कि पक्ष यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। और जो व्यक्ति से लिख रहा है उसे दस्तावेज के अंत में एक घोषणा लिखनी होती थी कि मैंने दोनों पक्षों की इच्छा से ये लिखा है, और उस पर गवाहों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य थे। ये पूरी प्रक्रिया तो आज के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जैसी लगती है। वही तो। ताकि भविष्य में कोई भी पक्ष अपने वादे से मुकर ना सके। न्यायालयों में इन दस्तावेजों की बहुत बारीक जांच होती थी, लिखावट का मिलान किया जाता था और गवाहों से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या होता अगर कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर व्यक्ति को धोखा देकर या डराकर जबरदस्ती दस्तावेज पर अंगूठा लगवा ले? कागज पर तो सारी शर्तें और गवाहों के दस्तखत आ गए, तो क्या वो कागज मान्य हो जाता था? इस सवाल का जवाब प्राचीन कानून की मैच्योरिटी को दर्शाता है। याज्ञवल्क्य और अन्य विचारकों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई दस्तावेज बलपूर्वक या धोखे से बनवाया गया है तो वह कानूनी रूप से पूरी तरह अमान्य होगा, यानी इनवैलिड। बिल्कुल। अदालत में अगर यह साबित हो जाए कि सहमति डरा धमाकर ली गई है तो उस कागज की कोई कीमत नहीं रह जाती थी। ये तो आज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 19 के बिल्कुल समान है, जो कहती है कि अगर सहमति धोखे से ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य है। एकदम सही। हजारों साल पहले का न्यायशास्त्र भी उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर काम कर रहा था। संपत्ति, दस्तावेज और न्याय के इस बेहद आधुनिक लगने वाले ढांचे को देखकर सच में हैरानी होती है। लेकिन क्या? जब हम इतिहास का पूरा सच टटोलते हैं तो हर सभ्यता की तरह प्राचीन भारतीय समाज में भी एक कड़वी सच्चाई मौजूद थी, और वो थी दास प्रथा, जिसे कानूनी ग्रंथों में दास्यम कहा गया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। संपत्ति और अधिकारों की इतनी बात करने वाले समाज में इंसानों का गुलाम होना एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। देखिए, इसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। ये सच है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अंतर इसके स्वरूप में है। वो कैसे? जब हम ग्रीस या रोम के इतिहास में दास प्रथा पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जंजीरों में जकड़े हुए लोग या खदानों में काम करते हुए अमानवीय हालात की तस्वीर उभरती है। भारत में दास प्रथा का स्वरूप ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। जब वो मौर्य काल में भारत आया तो उसने अपनी किताब में साफ साफ लिख दिया कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं। बिल्कुल। ये कैसे संभव है कि इतने बड़े साम्राज्य का जायजा लेने आया एक विदेशी राजदूत इतनी बड़ी सामाजिक प्रथा को देखने से ही चूक जाए? मेगास्थनीज का धोखा खाना ही इस पूरी व्यवस्था की असलियत बताता है। यूनान में दासों को बेड़ियों में रखा जाता था। इसके विपरीत भारत में जो दास होते थे वे आमतौर पर घरेलू नौकरों की तरह काम करते थे। अच्छा। उनके पहनावे और रहन सहन में आम नागरिकों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था। कानूनी ग्रंथों में दासों के लिए सख्त सुरक्षा नियम थे। दासों को पीटने या उन्हें भूखा रखने पर मालिक को सजा मिलती थी। हाँ, तो मेगास्थनीज ने जब देखा कि दास भी एक सामान्य जीवन जी रहे हैं तो उसने उन्हें दास मानने से ही इनकार कर दिया। बिल्कुल। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा को लेकर कुछ बहुत ही कड़े नियम थे। कौटिल्य के अनुसार कोई आर्य यानी स्वतंत्र नागरिक को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता था। सही बात है। आर्य को दास बनाने या बेचने पर भारी जुर्माना था। यहाँ तक कि अगर कोई ब्राह्मण किसी सवर्ण को जबरदस्ती दास बनाता था तो राजा उस पर 600 पण का भारी जुर्माना लगाता था। इन नियमों से ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन कानून निर्माताओं ने दास प्रथा को जड़ से तो खत्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके अमानवीय पहलू को कम करने की पूरी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, कानून में दासता से मुक्ति के साफ रास्ते मौजूद थे। इंसान जीवन भर के लिए दास नहीं रहता था। हाँ, दासता से आजादी के नियम सच में बहुत प्रगतिशील लगते हैं। जैसे एक नियम था कि अगर किसी दासी से उसके मालिक का बच्चा पैदा होता है तो वो दासी आजाद हो जाती थी। और जो दास केवल भरण पोषण के लिए दास बना है वो खाना पीना छोड़ते ही स्वतंत्र हो जाता था। अगर आज के चश्मे से देखा जाए तो ये रोम की क्रूर दास प्रथा से कम और आज की किसी बहुत ही सख्त HR पॉलिसी वाली बंधुआ मजदूरी या इंडेंचर्ड सर्विट्यूड जैसा ज्यादा लगता है। ये तुलना काफी हद तक उस दौर की कानूनी मानसिकता को स्पष्ट करती है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सत्ता और ताकत के नशे में होने वाले शोषण पर लगाम कसना था। कुछ राजाओं के फरमान नहीं थे, ये एक पूरी तरह से काम करने वाली कानूनी व्यवस्था थी। बिल्कुल।
इन कानूनों ने बाजार में ग्राहकों को बचाया, संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित किया, दस्तावेजों के लिए कड़े नियम बनाए और यहाँ तक कि दास प्रथा जैसी सच्चाई को भी मानवीय बनाने का प्रयास किया। इन प्राचीन स्रोतों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे हमारा नजरिया बदलता है। न्याय और व्यवस्था की चाहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने बाहर से सीखी हो। यह हजारों सालों से समाज की जड़ों में बसी है। सही बात है। और इसी बात पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या सवाल है? जैसा कि नारद मुनि ने कहा था कि इंसान की याददाश्त 6 महीने में कमजोर हो जाती है, इसलिए हर चीज का लिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। जरा सोचने वाली बात है, जो प्राचीन विद्वान लिखित दस्तावेजों को इतना पवित्र मानते थे, अगर वे आज के इस डिजिटल दौर में आ जाएं। अरे बाप रे! एक ऐसी दुनिया जहां लोग डिलीटेड मैसेजेस, गायब होने वाली चैट्स और बिना कागज के मौखिक वादों पर करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो वे इस आधुनिक दुनिया के कानूनी समझ के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या वे इसे तकनीक का विकास मानेंगे या मानव स्वभाव की भूलने वाली फितरत को नजरअंदाज करने वाली एक बड़ी बेवकूफ़ी? खैर, जब भी किसी नियम या अधिकार पर बहस छिड़े तो ये याद रखना जरूरी है कि न्याय को हमेशा पक्के सबूतों की बेहतरीन आंख की दरकार होती है। इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास की इन परतों को यूं ही खोलते रहेंगे।